चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे 7वां अध्याय हिरोशिमा के कवि हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो उनका उपनाम है, उनका काव्य परिचय। साथ ही साथ इसी में हम लोग जो है कविता का जो भावार्थ है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे भी इसी तरह का वीडियोज आपको मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं, हिरोशिमा के जो कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका उपनाम है अज्ञेय। ये केवल एक कवि नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। ठीक है, इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, आगे इनका मूल निवास जो है करतारपुर पंजाब है। जन्म भले ही यहाँ हुआ लेकिन इनका मूल निवास कहाँ है? करतारपुर पंजाब। माता का नाम वयंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है एक प्रख्यात, एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता का मतलब जो पुरातात्विक चीज़ों में रुचि रखता हो, जो पुरातत्व संबंधी जानकारी रखता हो, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, तो पुरातत्ववेत्ता थे इनके पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो देखिए एक बड़ा सा लिस्ट है यहाँ। काव्य भी इन्होंने लिखा, कहानी भी लिखा, उपन्यास भी लिखा है। ठीक है, तो एक तरह से मान के चलिए कि इन्होंने हिंदी साहित्य के हर पहलू को छुआ है। और साथ ही साथ एक और बड़ा बात ध्यान देने लायक है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है एक बहुभाषाविद व्यक्ति थे। बहुभाषाविद व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक साथ कई भाषाओं को जानता है। जी हाँ, अज्ञेय जो है एक साथ कई भाषाओं को जानते थे। ठीक है, चलिए काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा जो पूछता है, भग्नदूत इनकी काव्य रचना है। चिंता, इत्यलम, हरी घास, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर, ये पूरा यहाँ से है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी काव्य रचना है? तो जी अज्ञेय की। कहानी की अगर हम बात करें तो विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता आदि प्रमुख है। ठीक है, अगर उपन्यासों की चर्चा हम करें तो उपन्यास में शेखर एक जीवनी इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, जब भी आप अज्ञेय को पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर यह ज़रूर पूछना है, शेखर एक जीवनी। इसके बाद नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात है। ठीक है, आगे हम इनका जो काव्य है, जो कविता है हिरोशिमा, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका जो है देहांत हो गया। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। हाल ही में इसी बीता हुआ जो वर्ष है, इसी में इनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई है। पत्नी तो बहुत लेट मरी लेकिन इनका मृत्यु 1987 ईस्वी में हो चुका था। अब इसके जस्ट बाद मात्र कुछ सेकंड्स में आपको तुरंत हम जो है इसका कविता बता देते हैं। चलिए देखते हैं कविता को। सामने लिखा हुआ है एक एक पंक्ति। एक दिन सहसा सूरज निकला। कवि कहते हैं कि एक दिन अचानक क्या निकला? सूरज निकला। यहाँ सूरज कहा गया है परमाणु बम को। पहले इस कहानी को सुन लीजिए। ये कविता जो आधारित है हिरोशिमा, ये आधारित है हिरोशिमा जो कि जापान का एक शहर है उसके ऊपर। जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका द्वारा परमाणु बम का सबसे पहला हमला किया गया था। ठीक है, और जो पहला परमाणु बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। जस्ट इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त सन 1945 ईस्वी को हिरोशिमा के बाद, ठीक है, वहीं का एक शहर है नागासाकी, वहाँ पर परमाणु बम हमला हुआ। तो हिरोशिमा में परमाणु बम के बाद, हमले के बाद क्या क्या कंडीशन बना, क्या क्या परिस्थितियां बनी, उसी का वर्णन इस कविता में है। साथ ही साथ इस कविता में ये बताया गया है कि जैसा हमला
हिरोशिमा में किया गया परमाणु बम का वैसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये परमाणु बम जो है उस समय फूटा तो नुकसान तो हुआ ही, कई पीढ़ियाँ जापान के हिरोशिमा में जन्म लेने वाली कई पीढ़ियाँ लूल्ही, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज हो गई। ठीक है, उसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसीलिए ये कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य है नुकसान को बताना और साथ ही साथ दुनिया को ये सचेत करना कि इस तरह की घटनाएं आगे आने वाले भविष्य में ना हो। ठीक है, अब देखते हैं कविता को। कवि क्या कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला। सहसा का मतलब अचानक, एक दिन अचानक सूरज निकला। यहाँ सूरज बताया जा रहा है किसको, परमाणु बम को। एक दिन अचानक सूरज निकला अर्थात परमाणु बम फूटा। अरे क्षितिज पर नहीं, कवि कहते हैं कि ये जो सूरज निकला वो क्षितिज पर नहीं निकला। आमतौर पे जो सूरज निकलता है कहाँ से निकलता है, क्षितिज से। क्षितिज वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात सूरज जहाँ से निकलता और डूबता है उसी स्थान को क्या कहा जाता है, क्षितिज। तो कवि कहते हैं कि सूरज निकला लेकिन क्षितिज से नहीं निकला। कहाँ से निकला, नगर के चौक। सूरज कहाँ से निकला, नगर के चौक, अर्थात परमाणु बम विस्फोट कहाँ हुआ, नगर के बीचों बीच चौक पर। धूप बरसी, कवि कहते हैं कि धूप बरसी, धूप भी बरसा पर अंतरिक्ष से नहीं। धूप भी बरसा लेकिन अंतरिक्ष से ये धूप बरस नहीं रहा था, फटी मिट्टी से। जहाँ बम ब्लास्ट हुआ वहीं फटी हुई मिट्टी से धूप बरसी, ताप बरसा, तेज बरसा, छायाएं मानव जन की दिशाहीन। कवि कहते हैं ये जो परमाणु बम रूपी सूरज निकला, इसके निकलने के बाद मनुष्य की जो छाया बनी वो दिशाहीन हो गई। मनुष्य की छाया क्या हो गई, दिशाहीन। आमतौर पे देखिएगा छाया कैसे बनता है, पूरब, अगर पूरब से सूरज है और आप खड़े हैं तो आपकी छाया पश्चिम बनेगी। वही अगर शाम की बात की जाए तो शाम में यही छाया उल्टी हो जाती है, पूरब में छोड़ के पश्चिम में चला जाता है सूरज तो छाया बनेगी पश्चिम, पूरब में। लेकिन होता क्या है कि यहाँ जब परमाणु बम रूपी सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है कि दसों दिशाओं से एक एक सूरज निकल गया है। इतनी ज़्यादा ताप, इतनी ज़्यादा तेज, इतना ज़्यादा प्रकाश, इतनी ज़्यादा गर्मी थी उसमें। तो कवि कहते हैं कि मानव की जो छाया है वो क्या हो गई, दिशाहीन हो गई। कोई दिशा निर्धारित नहीं कर सकता, सब ओर पड़ी, सब ओर पड़ी। ठीक है, क्योंकि सब ओर से सूरज निकला हुआ है। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कवि कहते हैं यह सूरज पूरब में नहीं उगा था, नहीं तो छाया पश्चिम में बन जाती। लेकिन हुआ क्या कि दसों दिशाओं से ऐसा लगता है कि एक एक सूरज निकला, इसीलिए छाया भी क्या हो गया, सब ओर पड़ा। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। वह सूरज पूरब में नहीं उगा बल्कि कहाँ से अपना धूप बरसाना शुरू कर दिया, नगर के बीचों बीच चौक से। ठीक है, आगे क्या है, काल सूर्य के रथ के। कवि ने जो है इसे कहा है काल सूर्य। काल यानी संकट का सूर्य। काल सूर्य के रथ के, इस संकट वाले सूरज के रथ का या रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर। ऐसा लगता है जैसे ये जो काल रूपी सूरज आया था वह अपने रथ पर सवार होकर आया था और उसके रथ के पहियों का अरे, अरे मतलब होता है जोड़ने वाला कील, पहियों को जोड़ने वाला जो कील होता है उसी को अरे कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहियों का अरे टूट गया है और टूटने के कारण उसके जो पहिए हैं दसों दिशाओं में क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। और दसों दिशाओं में बिखरने से चारों ओर विध्वंस मच गया है। चलिए नेक्स्ट, कुछ क्षण का वह उदय अस्त। कवि कहते हैं ये जो परमाणु बम रूपी सूरज निकला वह कुछ ही क्षण में उदय हुआ और कुछ ही क्षण में क्या हो गया, अस्त हो गया, है ना। ऐसे सूरज निकलता है, सुबह उगता है, शाम में डूबता है, लेकिन ये सूरज क्या हुआ, परमाणु बम, तुरंत ब्लास्ट हुआ, तुरंत सब कुछ खत्म। यानी कुछ ही क्षण में उगा भी और कुछ ही क्षण में डूब भी गया, यानी तुरंत उदय हुआ, तुरंत अस्त भी हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, प्रज्वलित का मतलब जलता हुआ, ठीक है, प्रज्वलित मतलब जलता हुआ। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। कवि कहते हैं इस सूरज के साथ केवल
एक जलता हुआ दोपहर था, वो भी ऐसा दोपहर जो दृश्य को सोख ले। दृश्य कहने का मतलब जो दिखाई दे रहा है सबको सोख ले, सबको खत्म कर ले, ये एक ऐसा दोपहर था। इसके साथ सुबह और शाम की ठंडक, सुबह और शाम की शीतलता नहीं थी, केवल दोपहर था, वो भी जलता हुआ दोपहर। और ऐसा दोपहर जिसमें जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है सबको क्या कर ले, सोख ले, सबको खत्म कर ले। फिर क्या हुआ? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। कवि कहते हैं फिर क्या हुआ कि मानव की छाया अर्थात मानव की पहचान, मानव का चिन्ह हिरोशिमा में ऐसा बना कि लंबा हो होकर आज तक नहीं मिटा है। आज भी वहाँ जाइएगा तो विध्वंस के कुछ निशान मिल जाएंगे, कहीं पत्थरों पर लिखा हुआ बोर्ड वगैरह मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था। नहीं मिटी लंबी हो होकर, इतना लंबा बना कि आज तक मिटा नहीं है। मानव ही सब भाप हो गए। कवि कहते हैं कि इतनी तेज, इतनी गर्मी थी, इतनी ताप थी कि मानव सब क्या बन गया, भाप हो गया। छायाएं तो अभी लिखी हैं, लेकिन मानव की छायाएं अर्थात मानव की पहचान आज भी हिरोशिमा में क्या है, लिखी हैं। ठीक है, कुछ सेकंड्स, उसके बाद फिर इसका हम भी लिख देते हैं, लिख के उसका अर्थ आपको बता देते हैं, बस कुछ सेकंड्स। चलिए देखते हैं अंतिम पैराग्राफ। अंतिम पैराग्राफ में क्या है कि यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, छायाएं तो अभी लिखी हैं। मानव की छायाएं लिखी हैं, कहाँ लिखी हैं भाई? झुलसे हुए पत्थरों पर। हिरोशिमा के जो पत्थर झुलस गए उसको देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि क्या कंडीशन हुआ होगा जिस समय परमाणु बम विस्फोट हुआ था। उजड़ी सड़कों की गचों पर, उजड़े हुए सड़कों के जो गच हैं, गच अर्थात उबड़ खाबड़ गड्ढे, उन गड्ढों को देखकर आपको महसूस हो सकता है कि क्या कंडीशन रहा होगा, क्या परिस्थितियां बनी होगी जिस समय परमाणु बम विस्फोट हुआ होगा। मानव का रचा हुआ सूरज, ये जो परमाणु बम था जिसको सूरज की संज्ञा दी है कवि ने, उस परमाणु बम की रचना किसने की? ईश्वर ने नहीं की। उस परमाणु बम को किसने रचा? मानव ने रचा। इसीलिए कवि कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज यानी परमाणु बम मानव को भाप बनाकर सोख गया। अर्थात जिस परमाणु बम रूपी सूरज की रचना मनुष्य ने की, वही परमाणु बम रूपी सूरज मनुष्य का अंत कर दिया, भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कहते हैं कि पत्थर पर लिखा हुआ और ये जो जला हुआ छाया है वह मानव का साखी है। साखी का मतलब होता है साक्ष्य या सबूत। इस बात का सबूत है कि मानव किस हद तक गिर सकता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपना ताकत दिखाने के लिए, मानव कितना नीचे गिर सकता है, ये इस बात का सबूत है। ठीक है, तो आ गई होगी बात समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके प्रश्नोत्तर वाले वीडियो में अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।